वर्तमान में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आर्य समाज एब्सेंट है। आज लोग आर्य समाज के अस्तित्व को स्वीकार करें ना करें, लेकिन वो इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि आर्य समाज ने जिन मुद्दों को उठाया था आज वो सभी लगभग बहुत बड़ा वर्ग उसको स्वीकार करता है, एज इट इज स्वीकार करता है। जी, ये धर्म के नाम पर कहा जाता था कि धर्म ये कहता है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना, आज सब पढ़ा रहे हैं। सब पढ़ा रहे हैं। सरकार भी पूरी तौर पर आज ये प्रचार कर रही बेटी को पढ़ाइए, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि बात तो आर्य समाज की ठीक ही थी, तभी आज स्वीकार कर रहे हैं ना। वर्तमान में जो समाज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, आर्य समाज मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। तो जरूरी नहीं है कि मीडिया के युग में हर वो आवाज दिखे जो मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने आ रही है। आरे लगाने की जो परंपरा हमने आरंभ से शुरू की थी आज भी बदस्तूर जारी है और अनेक लोग अब भी संकल्प लेते हैं कि जाति का पहचान छोड़ दें। हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे साथ में बैठा वाला व्यक्ति किस जाति से संबंधित है। ये भी पता नहीं लगेगा तो छुआछूत और जातिवाद का विष जो है वो फैलेगा कहाँ। हमने स्त्रियों को शिक्षा दे दी, उसका ही परिणाम ये आया कि परिवारों का विनाश हो गया। क्योंकि आज जो पढ़ी लिखी लड़की जो है वो घर में रहना नहीं चाहती, शादी के बाद भी उसको सास ससुर की सेवा नहीं करनी, परिवार नहीं बढ़ाना, बच्चे भी पैदा नहीं करने। इस आक्षेप को हम कैसे एड्रेस करेंगे? क्या ये आक्षेप का मूल स्त्री शिक्षा है? मुझे तो बड़ी हंसी आती है आपकी इस बात पर जो आप कह रहे हैं कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि ये सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। अगर ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है तो सबसे पहले तो उनको अपने परिवारों की बेटियों को शिक्षा देनी बंद कर देनी चाहिए। अगर वो अपनी बेटियों को शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दे रहे हैं तो ये दोष उनका है। हेलो एंड नमस्ते सारे व्यूअर्स का आज के इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है एक बहुत बड़े चर्निंग से गुजर रहा है। पिछले 10-12 साल में हमारे समाज में सोशल मीडिया का इतना सारा प्रभाव पड़ा है जिसने हमारी खाने की आदतें बदली हैं, हमारे पहनने की आदतें बदली, हमारे बोलने की आदतें बदली हैं, खास करके हमारे सोचने की आदत भी बदल कर रख दी है। सोशल मीडिया और वर्तमान में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं हमारे परिवार को बदला है, हमारे रिश्तों को बदला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसने हमको भी बदल कर रखा है। तो ये सारे चेंजेस जो आए हैं उस चेंजेस के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं। उस सारे चैलेंजेस के कारण समाज में बहुत सारे इश्यूज भी खड़े हुए हैं। तो ये सारे इश्यूज पर वेदांग के आधार पर और वैदिक मान्यता के आधार पर और आर्य समाज के सिद्धांत के आधार पर क्या समाधान हो सकता है? क्या समाज में जो वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहा है, जो चुनौतियां आ रही है, क्या आर्य समाज उससे निपटने के लिए तैयार है? क्या उसको एक नया चिंतन देने के लिए आर्य समाज तैयार है? यह विषय बार बार उठता रहा, बार बार चर्चा होती रही। वर्तमान में ही आर्य समाज ने अपने स्थापना के 150 साल कंप्लीट किए और अगर आप आर्य समाज का इतिहास देखोगे तो आर्य समाज ने अपने स्थापना से लगभग 50-100 वर्ष तक भारत को एक नेतृत्व देने का कार्य किया था। भारत को एक नया धार्मिक चिंतन दिया, सामाजिक चिंतन दिया, राजकीय चिंतन दिया और वो चिंतन का प्रभाव यह है कि आज बहुत सारी चीजें हम वर्तमान में देखते हैं जो कहीं ना कहीं मूलतः आर्य समाज की देन थी। लेकिन ये भूतकाल की बात है। अब हम वर्तमान और भविष्य के लिए देखें कि वर्तमान की समस्याओं के लिए क्या आर्य समाज में वो चिंतन है जो वर्तमान की समस्याओं को सुलझा सके और भविष्य के लिए एक नई दिशा दे पाए। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के जनरल सेक्रेटरी विनय आर्य जी उपस्थित हैं। नमस्ते विनय जी। नमस्ते कृपेश जी। तो विनय जी, एक बहुत सिंपल प्रश्न। हमने 150 साल तो मना लिए और हमने इतिहास की बहुत सारी बातें कर ली। जब प्राय लोग आर्य समाज पर आक्षेप भी ये लगाते हैं कि हम इतिहास की बहुत बातें करते हैं, वर्तमान और भविष्य की कम बातें करते हैं। एक दूसरा आक्षेप लगता है जिस पर मुझे आपका उत्तर चाहिए कि वर्तमान में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आर्य समाज एब्सेंट है। हम ना अपना नैरेटिव दे पा रहे हैं, ना अपने विचार दे पा रहे हैं। और कुछ आर्य समाजी भी दबे स्वर में ये कह रहे हैं कि आर्य समाज एक डेड संगठन, डेड ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है जिसको दिशा देना या नेतृत्व देना अब उसके सामर्थ्य में नहीं। तो आप तो इतने लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो आप वर्तमान चुनौतियों में आर्य समाज की भूमिका क्या देखते हैं? देखिए कृतेश जी,
आपने अभी कहा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आर्य समाज एक डेड संगठन है। कम से कम मैं तो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मेरे ना तैयार होने के पीछे तथ्य हैं, भावना नहीं है जी। केवल भावना के आधार पर नहीं कह रहा हूँ कि मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ, जिम्मेदार अधिकारी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, तो केवल इसलिए इस बात को बोलता हूँ। आर्य समाज हर काल में प्रासंगिक रहा। गति में ज़्यादा या कम होना स्वाभाविक है। मैं गति में तो कुछ कह सकता हूँ कि पहले की गति हमारी जो थी काम करने की, हमारे पूर्वजों ने जो काम किया, निश्चित रूप से वो गति बहुत ज़बरदस्त थी, उसका प्रभाव भी उसी तेजी से पड़ा। लेकिन आज बिल्कुल समाप्त हो गया हो और हम विचारहीन, विचार शून्य हो गए हों, कर्म शून्य हो गए हों, मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूँगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। आप कुछ तथ्य शेयर करेंगे? तथ्य मैं इस रूप में शेयर करूँगा। आर्य समाज ने जिस समय जिन चुनौतियों को बड़ा समझा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और मजबूती से उठाई, उसका परिणाम सामने आया। आज लोग आर्य समाज के अस्तित्व को स्वीकार करें ना करें, लेकिन वो इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि आर्य समाज ने जिन मुद्दों को उठाया था, आज वो सभी लगभग बहुत बड़ा वर्ग उसको स्वीकार करता है, एज इट इज स्वीकार करता है। मैं भूतकाल में और इतिहास में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, केवल उदाहरण के लिए और चर्चा को जोड़ने के लिए कहूँगा। बेटियों को पढ़ाना नहीं है, ये धर्म के नाम पर कहा जाता था कि धर्म ये कहता है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना। आज सब पढ़ा रहे हैं और जम के पढ़ा रहे हैं। सरकार भी पूरी तौर पर आज ये प्रचार कर रही, बेटी को पढ़ाइए, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि बात तो आर्य समाज की ठीक ही थी, तभी आज स्वीकार कर रहे हैं ना। अब ना कोई धार्मिक गुरु इसका विरोध करता है। अगर तब के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था कि नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वो धर्म ग्रंथ या तो उस समय गलत थे, या फिर आज उनके मानने वाले जो भी हैं धर्माधिकारी, आज वो इस बात को नहीं उठाते। इसलिए आर्य समाज तब भी प्रासंगिक था। आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का मुद्दा उठाया, उसके लिए काम किया, विद्यालय खोले, गुरुकुल खोले, विवादों में खोले, और आज ये विवाद खत्म हो चुका पूरी तौर पर कि बेटी को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। इसलिए बात आती वर्तमान की। वर्तमान में जो समाज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, आर्य समाज मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। और ज़रूरी नहीं है कि मीडिया के युग में हर वो आवाज़ दिखे जो मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर आवाज़ टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को दिखे ही। लेकिन आर्य समाज हर उस मुद्दे पर लेकर के अभी भी काम कर रहा है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि गति बढ़ाने की अब और ज़्यादा ज़रूरत है, गति बढ़ानी चाहिए। लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज के समय में नशा एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ समाज के लिए खतरनाक चीज़ बन चुकी है, बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। आप गुजरात से आते हैं, गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन अनऑफिशियली अगर इनमें कहें कि क्या गुजरात में शराब नहीं मिलती, आप कहेंगे नहीं मिलती तो है भाई साहब, पीते भी ये लोग। जी, सही बात है। ठीक है, इसका मतलब नशा एक गहरा, एक अपना स्थान बना चुका है समाज के अंदर। आर्य समाज तब भी इस बात को गलत मानता था, आज भी इस बात को गलत मानता है। आज मैं इस बात से ना बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि आर्य समाज से जुड़े हुए जो परिवार हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए जो सदस्यगण हैं, या उसका एक पूरा दायरा है, उस दायरे में आज भी नशे को लेकर के एक बड़ी भारी नकारात्मकता है, जो अन्य समाजों में आस्ता आस्ता दिखनी बंद हो चुकी है, एक्सेप्टेंस बन चुकी है बहुत जगहों पर। अच्छा। अगर आप कहीं भी जाएं, शादियों में नॉर्मली पिया जा रहा है, एक स्टॉल लगा हुआ है, लड़के वाले भी पी रहे, लड़की वाले भी पी रहे, सब लोग पी रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ किसी एक आर्य समाजी के यहाँ होने वाले विवाह में हो जाती है, तो उसको इंगित कर दिया जाता है आज भी, अरे देखो आर्य समाजी आज भी इनके यहाँ तो शराब चल रही थी। इसका मतलब आज भी आर्य समाज अपने मूल सिद्धांतों पे मजबूत है, और अगर वो मजबूत है तो यही एक संदेश है समाज के लिए। तो आज भी ऐसा नहीं है कि मुझसे पूरी तरह से दूर हो गए हैं। दूसरी अगर मैं बात कहूँ कि आर्य समाजी व्यक्ति को कोई बीड़ी पीता देख ले, आज भी क्वेश्चन उठा देता है एक सेकंड में, अरे यार तुम तो आर्य समाजी हो यार, तुम बीड़ी पीते हो क्या? यानी इसके मतलब उसके मन में आज भी आर्य समाज के व्यक्ति के लिए एक छवि है कि वो इन बुराइयों से दूर रहेगा। तो यदि वो नहीं कर रहा है और अगर उसके खिलाफ वो काम कर रहा है, तो आर्य समाज उसके खिलाफ एक वर्किंग में तो है, ऐसा नहीं है कि वर्किंग में नहीं है, बिल्कुल भी। हमारे अलग अलग आर्य समाज में नशाबंदी समितियां बनी हुई, नशाबंदी के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, टॉक शो भी चलते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलते हैं, संकल्प कार्यक्रम भी चलते हैं। जय कॉलोनीज में भी इस कार्यक्रम को चलाते हैं, स्कूलों में भी इन कार्यक्रमों को चलाते हैं। नौजवानों के बीच में आर्य विरल हमारी एक बहुत अच्छी
आर्य समाज की युवा इकाई है, उन साथियों में भी अनेक, मतलब मैं अपने आप ये जानता हूँ कि इन दिनों में भी हर साल हजारों नवयुवकों के नशे को छुड़वाना, नशे के खिलाफ एक वातावरण बनाना, आर्य समाज इस काम को पूरी तरह से इस समय कर रहा है। ऐसी वो कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम काम नहीं कर रहे, ये एक देखने की बात है। लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको आर्य समाज के बड़े आंदोलन के कारण से आज एबोलिश हो चुकी हैं, लगभग हो चुकी हैं। कैसे? आज से 100 साल पहले कोई किसी तथाकथित, हम तो दलित के रूप में किसी को दलित, ऊंचा नीचा, छुआछूत के रूप में किसी को नीचा नहीं मानते, लेकिन जो समाज एक्सेप्ट करता था वो उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं है, उसके हाथ का बना हुआ पीना नहीं, उसकी परछाई में रहना नहीं है। आज सब होटल में जाते हैं जी, ढाबों में जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, कैटरिंग्स में जाते हैं। वो कैटरिंग करने वाला व्यक्ति कौन है, खिलाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, पकाने वाला कौन है? आज कोई भी इस बात को देखता नहीं है। तो ये तो हुआ आर्य समाज का प्रभाव। अब इसका वर्तमान में जो अगर हम ये कहें कि आज भी अगर जो चीज बची हुई है अभी भी कहीं ना कहीं मनों में, आर्य समाज उसके खिलाफ क्या करता है, तो मैं ये आपसे कहूंगा कि देखिए, आर्य समाज का कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। आज भी बड़े से बड़े धार्मिक संगठनों में देखा जाता है कौन सी जाति का है, आज भी पूरी तरह से देखा जाता है। ऑफिशियली ना देखा जाए तो अनऑफिशियली देखा जाता है। दूसरी बात, आरे लगाने की जो परंपरा हमने आरंभ से शुरू की थी, आज भी बदस्तूर जारी है। और अनेक लोग अब भी संकल्प लेते हैं कि जाति का वो छोड़ दें, जाति का पहचान छोड़ दें। जाति की पहचान छोड़ने का ही प्रभाव सबसे ज्यादा आज के समय में समाज पे, हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे साथ में बैठा वाला व्यक्ति किस जाति से संबंधित है, ये भी पता नहीं लगेगा तो छुआछूत और जातिवाद का विष जो है वो फैलेगा कहाँ। तो आर्य समाज आज भी उसके लिए पूरी तौर पर सजगता से काम कर रहा है। और जो वर्तमान में चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों को समाज आने वाले समय में पहचानेगा, आर्य समाज ने उसको अभी से अवेयर करना शुरू किया। मैं आपसे एक छोटी सी चीज साझा करूंगा। हमने कम से कम 7-8 साल पहले से 10 साल लगभग मैं मान लेता हूं कि हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या शुरू हुई, परिवारों का छोटा होना। मैं मानता हूं परिवार की इकाई जितनी छोटी होगी उतनी ही कमजोर होगी। परिवार की इकाई कमजोर होगी तो समाज कमजोर बनेगा, और जिस राष्ट्र में समाज कमजोर हो जाता है उसकी राष्ट्र की जो भविष्य जो है वो बहुत कमजोर रह जाता है। हमारी मजबूती थी किससे? हमारी मजबूती थी रिश्तों से। हमारे परिवारों के रिश्ते जो एक आपस का गठबंधन करके एक मजबूत जाल बुना करते थे, वो जाल ही हमें गलत कामों को करने से रोका करता। अब वो जाल खत्म हो चुका। अब हमारे ना मामा है, ना फूफा है, ना मौसा है, ना चाचा है। इवन आने वाले समय में अब तो जो स्थितियां बन चुकी उसमें ना भाई है या बहन भी नहीं है। मतलब एक ही संतान है, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के चलते हुए एक ही संतान है, ना भाई है ना बहन है, या भाई है या बहन है। और उससे नेक्स्ट स्टेप चल करके अगर हम देखें तो एक और नया ट्रेंड जो शुरू हुआ, तो ना भाई ना बहन, आवश्यकता ही नहीं संतान की, बच्चों की जरूरत नहीं है। ये जो षड्यंत्र आर्य समाज ने देखे तो 10 साल पहले से इसको एड्रेस करना शुरू किया। अगर आप ये कह रहे हैं कि आर्य समाज आज अवेयर नहीं है, अगर अवेयर ना होता तो 10 साल पहले से इस बढ़ती हुई समस्या को एड्रेस करना शुरू कभी नहीं करता। समय रहते हमने इसको अवेयरनेस शुरू की। उस अवेयरनेस का आस्ता आस्ता, मैं ये नहीं कहता कभी भी किसी भी अवेयरनेस का प्रोग्राम का 2-4 घंटे के अंदर रिजल्ट कभी भी नहीं हुआ करता। समाज में डलाव भी समय लेकर के आता है, फिर वापसी भी समय लेकर के आता है। तो मैं ये मानता हूं 10 साल पहले अब हिंदू समाज जिसको एक बड़ी समस्या मान चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है कि हिंदुओं के छोटे परिवार होना आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। आर्य समाज ने 10 साल पहले से एक नारा दिया था जिसका नाम था रिश्ते बचाइए, यानी परिवारों के रिश्तों को बचाइए। अगर ये रिश्ते नहीं बचे तो देश अंततः कमजोरी की तरफ बढ़ेगा। अगर आर्य समाज अवेयर ना होता, आर्य समाज अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाल रहा होता, तो हम इन चीजों के ऊपर उतनी गहराई से काम नहीं करते। हमने इसके लिए लेख लिखे, हमने इसके लिए नाटिकाएं की, हमने इसके लिए सेमिनार की, हमने इसके लिए बड़े बड़े आयोजनों में इसकी समस्या को उठाया और लोगों ने इसकी गहराई से इसको महसूस किया। परिणाम मुझे मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहने का प्रभाव तो हुआ करता है। कम से कम 10 से 20 परिवार तो मैं ही जानता हूँ जिन्होंने इन बातों को सुन करके और इसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया, और बाद में आकर के मुझसे कहा कि नहीं हमने बात सुनी थी, और सुनने के बाद में हमने तय किया था कि हमारे परिवार में भी 2 संतान, और एक परिवार, कई तो परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 3 संतान। तो आर्य समाज अगर अवेयर ना होता समस्या से तो उसका समाधान का रास्ता ना खोजता। तो इसलिए अवेयर तो है, लेकिन इन चीजों में आपकी बात से इस हद तक मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि
इन मुद्दों को लेकर के जितनी एग्रेसिवली प्रचार आर्य समाज को करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ पीछे रहे हैं और ज़्यादा तेजी से इन चीज़ों के लिए अवेयर करना पड़ेगा सोसाइटी को। विनय जी, आपने जो बात बताई ना, जैसे स्त्री शिक्षा पर आर्य समाज ने समाधान दिया, जो समाधान आज लगभग सारा हिंदू समाज स्वीकार कर रहा है। आपने तो ये बोला कि पौराणिक जो विरोध करते थे उन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया। मैं तो ये कहूँगा कि जो विरोध करने वाले धर्मगुरु थे वो अपने परिवार में भी अब स्त्रियों की शिक्षा को नहीं रोक पा रहे हैं, उनको भी करवा शिक्षा। रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, बड़े बड़े मठ जो मना करते थे आज वो आर्य कन्या, वो कन्याओं के विद्यालय खोल रहे हैं, जी। उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे अच्छी सफलता और क्या होगी। लेकिन एक रूढ़िवादी हिंदू समाज से ये प्रतिक्रिया आजकल आ रही है कि हमने स्त्रियों को शिक्षा दे दी, उसका ही परिणाम ये आया कि परिवारों का विनाश हो गया, क्योंकि आज जो पढ़ी लिखी लड़की जो है वो घर में रहना नहीं चाहती, वो बाहर जॉब करना चाहती है, हॉस्टल में रहना चाहती है या पीजी में रहती है, और वहीं से सारे दूषणों की शुरुआत होती है। लिव इन रिलेशनशिप है या मल्टीपल रिलेशनशिप है, शादी के बाद भी उसको सास ससुर की सेवा नहीं करनी, परिवार नहीं बढ़ाना, बच्चे भी पैदा नहीं करने। तो इस आक्षेप को हम कैसे एड्रेस करेंगे? क्या ये आक्षेप का मूल स्त्री शिक्षा है जो हमने एडवोकेट करी थी, या शिक्षा का वामपंथीकरण है जो शिक्षा के नाम पर दिया जाता है? इस पर आपके क्या विचार रहेंगे? मुझे तो बड़ी हंसी आती है आपकी इस बात पर, जो आप कह रहे हैं कि ऐसा आरोप लगाया जाता है ये कि सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है अगर आजकल। ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है तो सबसे पहले तो उनको अपने परिवारों की बेटियों को शिक्षा देनी बंद कर देनी चाहिए। हमने जबरदस्ती थोड़ी कहा था कि आप दीजिए, कोई हमने ऐसा कानून थोड़ी बना के पास कर दिया था कि नहीं पढ़ाओगे तो ये दिक्कत आएगी, मत पढ़ाएं अपनी बेटियों को। अगर वो अपनी बेटियों को शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दे रहे हैं तो ये दोष उनका है, जी। उस व्यक्ति का है, किसी वर्ग का नहीं। मैं कहूंगा जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके संस्कारों का दोष हो सकता है, शिक्षा का दोष ये कभी भी हो ही नहीं सकता। ऋषिदान बहुत एक महान चिंतक और विचारक थे। उनका ये मानना था कि देश की वो जो अवस्था बनी थी, गरीबी, अनाथ, गुलामी का वो समय, उसके आने के पीछे कारण ही था कि महिला शिक्षा बंद हो चुकी थी। अगर स्त्री शिक्षा हो रही होती तो हमारे परिवार समझदार होते और उस समय तक इस परिस्थिति में होते कि हम गुलाम हुए ही क्यों, ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हो पाती। हमारे को गुलाम करने के लिए ही स्त्री शिक्षाओं को बंद कराने का बहुत बड़ा कुचक्र चलाया गया था। इसलिए ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं और उन लोगों को मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने अपने चैनल से खूब प्रचार करना शुरू करें कि आज से स्त्री शिक्षा बंद, ढंग से करें, जा करके कहें, सरकारों को कहें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो आपने दिया इसको बंद करिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आरोप लगाना भी बेईमानी है। जो आपने बात कही है, हकीकत ये है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदू जाति के साथ में हो रहा है, इनके परिवारों को खराब करने का, जिसको आप वामपंथीकरण शब्द से उपयोग कर लें, जिनको आप एक आधुनिकीकरण शब्द का उपयोग कर लें, ये सब शब्द उसको इंगित करते हैं कि ये षड्यंत्र है। जी। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को पढ़ाई का कारण मानते हैं, लड़कियों की पढ़ाई का विशेषकर, तो वो अकेली रहती है क्या? लड़का जो है फिर उसको भी मत पढ़ाइए, लड़का के साथ रह रही है ना कि अगर लिव इन लेकिन लड़के रिलेशनशिप है। पहले भी बाहर निकलते थे। हैं? लड़के तो पहले भी बाहर निकलते ही थे, लड़कियां बाहर निकलना शुरू कर दी। कौन कह रहा है कि पहले बार लड़कियां नहीं निकलती थी? रानी लक्ष्मीबाई क्या घर पे बैठ करके विदुषी बनी थी? या रानी लक्ष्मीबाई जो है घर पर बैठ करके तलवार सीखी थी क्या उसने? ऐसा तो नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, और एक उदाहरण थोड़ी है आपके सामने, पूरे इतिहास में सैकड़ों महिलाओं का उदाहरण है। माता सीता का उदाहरण देख लीजिए, द्रौपदी, ये माता केकई का उदाहरण देख लीजिए, वो भी इसी समाज की थी, वो भी लड़ रही थी युद्ध क्षेत्र में जाकर के। लड़ वही व्यक्ति सकता है जो उसके लिए ट्रेनिंग लिया हुआ हो। ट्रेनिंग लेने के लिए घर में ट्रेनिंग नहीं ली जा सकती, बाहर जाके लेनी पड़ती है। तो इसलिए हमारा समाज में महिलाओं को पूरा वो बराबर का दर्जा उससे ऊपर का दिया हुआ था। तो तब और आज में अंतर क्या है वो मैं समझाना चाहूंगा। अंतर ये है, उस समय हमारे यहाँ पे समग्र शिक्षा थी, यानी शिक्षा, संस्कार, व्यवहार, इन तीनों चीजों की शिक्षा थी। आज हमारी जो न्यूनता रही है, शिक्षा तो रह गई, लेकिन उसके साथ जो संस्कार दिए जाने चाहिए थे और व्यवहार दिया जाना चाहिए था, उन दोनों की चूक हो रही है इस समय। और उसी का परिणाम है कहीं ना कहीं गलत दिशा में भटक जाना। मुझे लगता है कि अगर ये दोनों चीजें साथ साथ चलें, और इसका एक और बड़ा कारण है, शिक्षा तो दी जानी चाहिए, इससे सब लोग सहमत हैं, लेकिन शिक्षा को देने का जो तरीका ऋषि दयानंद ने प्रतिपादित किया, स्त्रियों द्वारा दी जावे। जी।
अलग से दी जावे, यानी कि महिलाएं अलग पढ़ें, पुरुष अलग पढ़ें। ये आदर्श व्यवस्था है। हम उसको आज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हमारा दोष है, कहीं ना कहीं न्यूनता है। लेकिन आज जिस कारण से ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उन दिक्कतों का कारण कहीं ना कहीं सहज शिक्षा का होना है, जो कि वास्तविक रूप से, मूल रूप से शिक्षा का तौर तरीका नहीं था। बेटियों को पढ़ाने की व्यवस्था बेटियां करें, बेटों को पढ़ाने की व्यवस्था युवा करें। ये जो व्यवस्था थी, इस नाते से सब कुछ ठीक चलता। तो आज हमें उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, और हम सबको मिलकर उसके लिए गहराई से सोचना ही चाहिए। तो मतलब आप को एजुकेशन को कारण मानते हो कि भाई ये समस्या कहीं पैदा। ना कहीं को एजुकेशन एक बड़ा कारण है, मैं इसको मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ पूरी तौर पर। और हमें इस दिशा में परिवर्तन करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और को एजुकेशन के साथ में एक जो और बड़ा कारण है, आचार्य का, हम्म। आचार्य, आचारवान, यानी जो खुद पूरी तरह आचरण उसका शुद्ध हो। कहीं ना कहीं न्यूनता तो उसमें भी दिखती है, किसी ना किसी रूप में उसमें न्यूनता आई है। कोई भी व्यक्ति पढ़ करके आचार्य बन जाए, ऐसी व्यवस्था प्राचीन काल में तो नहीं थी। पहले उसके आचार्य पहले परखते थे कि क्या ये ब्राह्मण बनने योग्य है, नहीं, शिक्षा के देने की योग्यता भी इसमें है कि नहीं, शिक्षा लेने की तो है, योग्य तो पूरा बन गया। अब ये देखना कि ये शिक्षा देने के योग्य भी बन पाया कि नहीं बन पाया। अगर इसने पढ़ा लिखा, इसके खुद के आचरण में नहीं है, तो ये शिक्षक नहीं बन सकता। विद्वान बन जाएगा, लेकिन शिक्षक तो उससे भी बड़ी चीज थी, ब्राह्मण बनना उससे बड़ी चीज थी। आज के युग में शिक्षा व्यवस्था जो है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत तो महसूस की जाती, बात है, होनी चाहिए। हम सबको इसके बारे में विचार करना ही चाहिए कि आखिर शिक्षक कौन हो। तो इस रूप में जो परिवर्तन जरूरी है, वो आवश्यकता आने की। आप शिक्षक की बात कर रहे हो, मेरे संज्ञान में यही दिल्ली एनसीआर की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो लॉ के क्षेत्र में और लिबरल स्टडीज़ के क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा नाम है। उसके कुछ न्यूज़ वायरल हुई थी कि उन्होंने बॉयज़ हॉस्टल जो है, वो बॉयज़ हॉस्टल में उन्होंने प्रोटेक्शन के वेंडिंग मशीन रखे थे। तो एक तरफ हम कहते हैं कि शिक्षा मोरल वैल्यूज़ देनी चाहिए, लेकिन हम जो वर्तमान शिक्षा जो देखते हैं, वहाँ पे ना ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट आता है, ना मोरल वैल्यूज़ का कंसेप्ट आता है। यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है कि वंस यू रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब 16-17 साल के हो गए और आपके शरीर में जो परिवर्तन आने लगे, आप उसको सेटिस्फाई करो, दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, वो प्राकृतिक चीज़ है, जिसका आज हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक हुकअप कल्चर डेवलप हो चुका है बड़े सिटीज़ में। दिल्ली में अब बड़ा सिटी तो छोड़, अब तो छोटे छोटे सिटीज़ में भी पहुंच गया कि वी फाइंड सो मेनी डेटिंग एप्स, टिंडर है, बम्बल है, जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दे मीट कैजुअली, देन दे एंड अप डेटिंग ईच अदर। तो ये सारी जो सिस्टम जो चल रही है, उसको हम किसी को आज कहेंगे कि भाई तुझे ये ऐप यूज़ नहीं करनी है, कि डेटिंग यूज़ नहीं करना है, तो वो क्यों सुनेगा? तो इस चैलेंज को हम कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, मैंने जो अभी पहले आपसे बात कही संस्कार की, जब बच्चों को आप पहले से मैच्योर कर देते हैं, हमें बचपन से समझा दिया गया था कि पान पराग नहीं खाना, हमने नहीं खाया। हमें बचपन से ही परिवार में एक संस्कारित मूल्य मिले कि सिगरेट कभी हाथ भी नहीं लगाना। मैं आज बड़ा विश्वास से कहता हूँ कि मैंने वास्तव में हाथ भी नहीं लगाया। हमें बचपन से ही शराब के नशे और इसकी समस्या और बुराइयों के बारे में बचपन से परिवार में चर्चा इतनी ज़्यादा होती थी कि कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कभी दुकान पे जाना, लेना, खरीदना। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने पारिवारिक मूल्यों को घर में डिस्कस बिल्कुल नहीं करते हैं, तो बच्चा बाहर जाकर के इन आकर्षणों में फंस जाता है। और अगर उसकी डिस्कशन टाइम पे घर में ही कर ली जाए, मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने तीनों चारों चीज़ों से पूरी तरह बचे रहे हम। जरा सा भी कभी जीवन में कोई कारण ही नहीं बना, जरा सा भी कारण ही नहीं बन पाया कि उधर झुक भी जाए। लेकिन नॉर्मली लोग, चलो शादी तो है जी, खुशी क्या मौका है जी, थोड़ा सा भी ले ले तो क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी लेते हैं, ये जो शब्द हैं, या आस्ता 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 उसको इस तरफ ढाल लेते हैं। तो जो आपने अभी डेटिंग एप्स की बात की, यदि परिवारों में इसकी प्रॉपरली चर्चा हो, बच्चों के साथ एक मित्रता के दायरे में चर्चा हो, मुझे नहीं लगता कि बच्चा इनकी बुराइयों में फंसेगा। फंसने का कारण कहाँ पर है? परिवार में चर्चा होती नहीं। चर्चा जहां पर होती है, वहां पर चर्चा इसकी पॉजिटिविटी की होती है। नेगेटिविटी उसने सुनी नहीं, पॉजिटिविटी उसने सुनी। और स्वाभाविकता है
किसी भी बच्चे को इस तरफ झुकने की एक नैसर्गिक स्वाभाविकता होने के कारण से वो उधर झुक जाता है और फिर उसकी बुराइयों में फंस जाता है। तो मेरे को जो सबसे ज्यादा जरूरत इस समय इसकी लगती है कि अपने परिवारों के अंदर एक मित्रता का वातावरण बना करके बच्चों के साथ में एक मित्रता का व्यवहार किया जाएगा तो इन डेटिंग एप्स की भयानकता मैं क्यों बोल रहा हूं, आज बहुत सारी आत्महत्याएं, बहुत सारे परिवारों का टूटना, तलाकों का ज्यादा होना, फैमिली की एक निरंतरता ना बन पाना, विवाह के पश्चात एक गलत वातावरण घरों में बन जाने के पीछे अगर कुछ बड़े कारण हैं, उनमें से इस तरह की डेटिंग एप्स एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। हम इस बात को समझें समय पे और इसका आरंभ से ही अपने परिवारों में इसकी चर्चा शुरू करें। और केवल परिवार में क्यों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में भी हमें इनकी बुराइयों को, एक तरह से नशा है ये, जैसे हम शराब के नशे के बारे में बताते हैं, जैसे हम सिगरेट, बीड़ी, पान पराग, तंबाकू, गुटखा के बारे में बताते हैं, इससे कैंसर हो सकता है, इससे ये हो सकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, टीवी के ऊपर भी शराब पीने के समय हम लिख करके देते हैं उसके ऊपर शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना कैंसर करने का कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकारें इसका परिणाम जान चुकी हैं। वैसे ही इस तरह की डेटिंग एप्स को पहले तो कानूनी रूप से बंद करने का, जब तक वो कानूनी रूप से बंद करने का साधन ना हो तब तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स का हमारे को अपने बच्चों के साथ में इसको साझा करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के सबसे बड़ी जरूरतों में से एक जरूरत है। विनय जी, आपने जो रास्ता बताया ना पारिवारिक चर्चा का, वो रास्ता शायद नए लोगों को जुड़ने से मतलब अवेयर कर दे कि वो ना जुड़े, और 18 20 22 साल के बच्चों को आप परिवार से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लेकिन आज ये कल्चर ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुका है जो अब माँ बाप के समझाने के दायरे से भी बाहर है। जैसे 25 28 30 साल का लड़का है या लड़की है, उसको माँ बाप क्या समझाएंगे, कितना समझाएंगे? वो भी बहुत बड़ा वर्ग है ये कल्चर का भाग। तो उनको सुधारने के लिए हमारे पास। सुनिए, चोरी सबको अच्छी लगती है। जी। चोरी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि एक व्यक्ति महीने में, 2 महीने, 3 महीने में जितना पैसा कमाता है, उससे ज्यादा पैसा वो एक छोटी सी चोरी में जरा सा मेहनत करके और फटाफट से कमा लेता। घर लाके देखता, देखो मैंने सोने की चेन चुराई, आज इसका 2 लाख रुपए रेट है, मैं तो 25,000 कमाता था, 8 महीने में भी उतना नहीं कमाता जितना मैंने कमा लिया। अच्छा तो वो भी बहुत लगता है, हर व्यक्ति को स्वतः। उससे बचता क्यों है व्यक्ति? बचता केवल कानून से है, क्योंकि चोरी की सजा निर्धारित कर दी गई है। अगर चोरी की सजा निर्धारित ना हो, सारी यहाँ चोरी हो, डकैतियां हो, क्योंकि चोरी की कानून में सजा है, इसलिए इच्छा होते हुए भी व्यक्ति बच जाता है उससे लेकिन कि करूंगा कानून कौन तो ना जाए। उल्टी दिशा में जा रहा है। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कानूनी प्रावधान बनाने ही पड़ेंगे हमें वापसी से। मैं बताऊं आपको, अगर हाँ, भारत में अभी तक व्यभिचार जो था, मतलब विवाह होते हुए बाहर संबंध रखना गुनाह था, दंडनीय अपराध था। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया कि भाई। अब देखिए कोर्ट ने जो खत्म किया है, कहीं ना कहीं मैं तो इसको किसी ना किसी रूप में षड्यंत्र का भाग मानता हूँ। मैं इसको नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया तो नहीं मानता हूँ। इसके करने से विवाह की जो संस्था थी हमारी, वो कमजोर तो हुई है, निश्चित रूप से कमजोर हुई है। अब मजबूरी है किसी का भी इसको एक्सेप्ट करना। कानून को सजा दे नहीं सकता, परिवार में सजा दे कैसे? मेरा स्पष्ट मानना यह है कि अगर इस तरह की परिस्थितियों से समाज को बचाना है तो इसके लिए कानूनी दंड के प्रावधान करने ही पड़ेंगे, उसके बिना इसका समाधान नहीं होने वाला। अच्छा। अवेयरनेस तो बच्चों से, बड़ों के लिए कानूनी प्रावधान, मैं इसको जरूरी मानता और लीगली इन सारी ऐप पर बैन लगे। हूं। लीगली इन सारी ऐप पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तियों को कोई फ्रूटफुल समाधान नहीं दे रही हैं। ये केवल एक समाधान के जगह पे व्यवधान की तरफ लेकर के जा रही हैं, और परिवार और समाज पूरी तरह से आज शक के और संशयों के दायरे में जी रहे हैं। देखिए, कोई भी संबंध अकेला तो बनता नहीं है। पुरुष होगा तो स्त्री भी होगी, स्त्री होगा तो पुरुष भी होगा, स्त्री किसी परिवार की होगी, पुरुष किसी परिवार का होगा। एक को पता लग जाए तो 2 परिवार, यानी कि 4 लोगों के ऊपर एक का प्रभाव पड़ता है, उसका परिवारों के चारों का प्रभाव पूरे समाज के ऊपर पड़ता है। कितनी चीजें आजकल रोजाना पकड़ी जाती हैं, रोजाना कहीं होटल में, कहीं यहाँ पर, कहीं वहां पर पकड़ी जाती है। अगर समाज उसको समय रहते समझ लेगा। देखिए, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए इस प्रकार की संरचनाएं बनाई जा रही हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं। जी। हमें ही समझना पड़ेगा, जिस समाज को तोड़ा जा रहा है उसी समाज को समझने के लिए तैयारी अपने आप करनी पड़ेगी। अनेक संगठनों ने अपनी अपनी जो वर्गों को लेकर के संगठन बने हुए हैं, उन्होंने अपने अपने आप इस प्रकार के प्रावधान लागू किए हैं कहीं ना कहीं।
कि भाई हम ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा। मोबाइल्स पे भी पाबंदी, कहीं जगह कई बार हंसी भी आती है मोबाइल पे पाबंदी, क्योंकि मोबाइल एकदम से एक्सेसिबल है किसी के लिए भी बात कर पाना। तो हालांकि ये विषय जो है बड़ा वास्ट विषय है, आज के समय में छोटा विषय नहीं है जो आपने अचानक से आज उठा लिया। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इसके बारे में चिंतन होना तो शुरू होना ही चाहिए, क्योंकि आने वाली संतति को ये बेहद खराब मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर देगा, और उसके बाद में हम उससे आगे चलने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। नहीं, विषय अचानक से उठा, लेकिन इस विषय पर आपने जो राय रखी है बहुत मुझे पसंद आई कि भाई इसको लीगली हमें टेकअप करना चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए, बिकॉज वी सी। और आप बोल रहे हो ना कि लड़का या लड़की होगा, ऐसी बात है कि नाउ एवरीवन इज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, कि वो डेटिंग में केवल एक पार्टनर नहीं 10 से डेट कर रहे होते हैं। तो दिस इज अफेक्टिंग मल्टीपल फैमिली। सरकारों को और जिम्मेदार लोगों को ये समझना पड़ेगा कि स्वाभाविकता से व्यक्ति जुए को मजे से खेलता है, तो सरकारें जुआ बैन क्यों करती हैं? खेलने देना, लोगों को खेलने दे, लोग अपनी मर्जी से खेल रहे हैं ना, किसी की जबरदस्ती से तो नहीं खेल रहे। लेकिन सरकारें जुआ बैन इसलिए करती हैं क्योंकि वो जानती हैं जुए में सब कुछ हार बैठेगा, नुकसान कर बैठेगा। क्यों भाई, सरकार का क्या जा रहा है, खेलने दे। लेकिन सरकार ने उसको बैन किया, उन जुए की चलाने वाली एप्स को बैन किया। परिणाम स्वरूप जो चाहते थे खेलना अब वो भी नहीं खेल पाते काफी हद तक, ठीक है ना। वैसे ही सरकारों को ये समझना ही पड़ेगा कि एप्स जैसे उस व्यक्ति को, परिवार को खराब कर रही है, एप्स ही परिवार को बर्बाद करने की तरफ चल रही हैं। तो इसलिए इन ऐप्स पर इस समय पाबंदी लगानी बेहद जरूरी है। हर व्यक्ति जो जिम्मेदार है समाज में, उसको इस तरफ बढ़ना ही चाहिए। अकेले डेटिंग ऐप्स नहीं है, वेबसाइट्स हैं, चाहे वो आप किसी भी तरह की मोबाइल एप्लीकेशन कह लें, वेबसाइट्स कह लें, या मीडिया कह लें, जो भी आप मीडिया इसके लिए यूज कर रहे हैं, वो बेहद खतरनाक दौर में है। जैसे सरकार ने शराब की एड को बैन किया, सिगरेट की एड को बैन किया, सिगरेट के विज्ञापन को टीवी में भी दिखाना बैन किया, सिगरेट के विज्ञापन के खिलाफ पहले विज्ञापन चलते हैं, सिनेमा घरों में जाइए, शराब सिगरेट के खिलाफ चलते हैं, फिर फिल्म दिखाई जाती है, यानी कि सरकार चाहती है लोग अवेयर हों। वैसे ही जुए को बैन किया, लॉटरी को बैन किया, जुए के अड्डों को बैन किया, उनको गैर कानूनी घोषित किया। तो वैसे ही इन सब चीजों को भी गैर कानूनी घोषित करे बिना इनको समाप्त किया जाना बेहद मुश्किल काम है। हम चर्चा के नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आज एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो एक मैरिज इंस्टीट्यूशन से परहेज कर रहा है। आपने बोला ना कि हम परिवार हमारा मूल है, लेकिन आप नेक्स्ट जनरेशन में बोल रहे हैं कि 1 बच्चे या 9 बच्चे, लेकिन उस समाज उससे भी आगे बढ़ चुका है, वो उनको शादी ही नहीं करनी है। और आप भी ऐसे बहुत सारे परिवार को जानते होंगे जहाँ बच्चे 25 साल 30 साल 35 साल के हो गए होंगे, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड। उनके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि मैरिज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बंधन। खास करके महिलाओं के दिमाग में ये काफ़ी सारी चीज़ घुसा दी गई है कि मैरिज करोगे तो तुम्हें ससुराल के नियंत्रण में रहना पड़ेगा। आप खुद पैसे कमाओ, खुद खर्च करो, मस्ती से फॉरेन टूर करो, दुनिया घूमो, सब मज़े करो। वाई टू गेट मैरिड? व्हाट वुड यू आंसर देम? देखिए, आपने खुद एक बात बोली स्वाभाविकता से बात करते समय कि ये दिमाग में बैठा दी गई है। किसने बैठाया? केवल वो व्यक्ति उल्टी चीज को, जैसे हमारे बच्चे के दिमाग में कभी हम कह देते हैं कि वो सिगरेट पी रहा था बेटा, कोई किसी का, ओए कहाँ से सीख के आया, किसने सिखाया तेरे को? मतलब वो भी ये जान रहा कि इसको किसी ने सिखाया है, स्वाभाविकता तो इसने नहीं सीखा। वही स्थिति यहाँ पर भी है। मैंने अभी जो बात की थी, हमारे समाज में एक बेहद बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हिंदू समाज के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए। उनको ये लगा कि इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है कि हिंदू समाज के बच्चे विवाह ही ना करें। जब ये विवाह नहीं करेंगे तो यहाँ पर ब्रेक लग गई। जैसे रेल का देखा है ना, अब रेल जाती है आगे अलाख स्टेशन पे, आगे उसके एक वो बड़ा फाटक लगा होता है, बस उसके आगे ट्रेन अब जा ही नहीं पाती है, लास्ट स्टेशन है, इसके बाद ट्रेन बंद हो जाएगी। वैसे ही फैमिली को ब्लॉक कर देने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा कि बच्चों को विवाह से ही रोक दो। तो ऐसी ऐसी प्रेरणाएं दी गई, क्या जरूरत है विवाह करने की, क्या जरूरत है इससे। और विवाह के लिए जो स्वाभाविकता से की इच्छा होती है, वो इच्छा उसके बिना पूरी हो रही है। उसके लिए डेटिंग ऐप जैसे रास्ते खोल दिए गए, उसके लिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी परिपाटियां पैदा करवा दी गई, अपने आप नहीं हुई हैं। मैं पूरी तौर पर मानता हूं इनको करवाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल, मूवीज का इस्तेमाल, हमारे सीरियल्स का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल किया गया, बाकायदा ये बता करके कि फलानी भी लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, वो भी लिव इन में रहता है, वो भी लिव इन में रहता है, जैसे एक कॉमन चीज सी बना दी गई
ये बना नहीं है, ये सारा षड्यंत्र तैयार किया गया है। हमें सबको एक बात पे इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा कि ये अपने आप नहीं हो रहा। कोई माइंड पावर है जो हमें इस तरफ धकेल करके लेकर के जा रही है। जब तक हम पहले उस तरफ नहीं पहुंचेगी, कोई पावर है जो हमें उस तरफ धकेल के ले जा रही है, तब तक हम उसके सॉल्यूशन पे नहीं बढ़ सकते। हम सोचेंगे प्रवाह चल रहा है समाज का, आजकल ऐसा होने लगा है, होने नहीं लगा है, करवाया जा रहा है। हमें पहले ही मानना पड़ेगा, जब हम उसको मानेंगे तभी उसके समाधान की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे। एक बहुत एक गंदा शब्द है, मैं उसको यहां पर कहना चाहूंगा। उस गंदे शब्द को नॉर्मली दुनिया में शायद ही कोई एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उसके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस बना करके ऐसा प्रस्तुत कर दिया गया कि ये सामान्य सी बात है और ये सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होने लगी इस चीज की। आप कहेंगे कौन सा शब्द है? वाइफ स्वैपिंग। कोई स्वीकार नहीं कर सकता सोसाइटी के अंदर, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया छोटे छोटे मूवीज बना बना करके ऐसा हमारे सामने चित्र प्रदर्शित कर दिया गया कि ये तो नॉर्मल है। उस तरफ धकेलने की साजिश है हमारे समाज को। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं अभी कि ये सब चीजें क्रिएट की जा रही हैं, पैदा की जा रही हैं हमारे परिवारों को समाप्त करने के लिए, हमारे अस्तित्व को खत्म करने के लिए, हमारी संतानों को समाप्त करने के लिए, हमारी जनसंख्या समाप्त करने के लिए, और हमें हमेशा से भारत के नक्शे से हमेशा के लिए रिमूव कर देने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। हिंदू समाज के हर व्यक्ति को इसकी गहराई से समझ पैदा करनी पड़ेगी कि बहुत बड़ी शक्तियां हैं जो हमें इस रूप से हमेशा के लिए समाप्त करने की इच्छा रखती हैं। इसलिए जो आपने अभी बात कही है ना कि ऐसा चल रहा है, ऐसा दिमाग में बैठा दिया गया, बच्चों का शादी से भागना या बच्चों के शादी संस्था में रुचि ना होना, वो सब इसके पीछे इसी के वो कहीं ना कहीं अंग हैं। इस तरह की मूवीज बनाई गई, इस तरह के मूवी शो तैयार किए गए, इस तरह के कॉमेडी शो तैयार किए गए, इस तरह के मोमेंटम्स तैयार किए गए, खासकर कॉलेज गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर और कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले लोगों के अंदर। देयर इज नो नीड ऑफ मैरिज। और मैं देख रहा हूँ कि विवाह के रिस्पेक्ट में नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी फैलाई जाती है। जैसे अभी एक सोशल मीडिया में बहुत न्यूज़ वायरल हुई थी कि इंदौर में 1 महीने में 50 शादियां कैंसिल हुई। बहुत बहुत नेशनल मीडिया में भी हंगामा हुआ था। बट व्हेन आई रेड द एंटायर स्टैटिस्टिक्स, तो 3,000 शादी थी जिसमें 50 कैंसिल हुई। उसमें से ज़्यादातर शादियों में कैंसिलेशन का रीज़न ये था कि परिवार में किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी। तो 3,000 शादी में 50 शादियां कैंसिल होना 2% से भी कम है। और ये तो स्वाभाविक है, आप भी कोई फंक्शन होता है तो कभी कोई रिलेटिव गुजर जाता है तो वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन वो 2% को ऐसे दिखाया गया कि यही सत्य देखिए है। कृतेश जी, हमें अब जो भी प्रबुद्ध वर्ग है हमारे समाज का, उसको एक बात पर आना पड़ेगा जी। मीडिया मैनेजमेंट। हाँ। यानी जिस मुद्दे को समाज में फैलाना है, उसको किस तरह से फैलाना है और किसी न्यूज को किस तरह से प्रस्तुत करना है, आज के समय में ये एक महत्वपूर्ण चीज हो चुकी है। जो षड्यंत्र करता है वो तो इस बारे में पूरा मेहनत करते हैं, और जो इस षड्यंत्र के कारण से भुगत रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है। सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है। 3,000 में से 50 शादियां कैंसिल होना कोई बहुत बड़ा स्टेटिस नहीं है, आपका बिल्कुल ठीक है कहना, और ये रूटीन है। और 2-4-5 शादियां इसके लिए भी कैंसिल होती हैं कि जिस चीज का अनुमान नहीं था वो पता लगा, कोई दहेज के कारण से कैंसिल हुई, कोई डिमांड के कारण से कैंसिल हुई, कोई किसी बात का पता लगने के कारण से कैंसिल हुई, किसी लड़की के परिवार में कुछ हो गया, लड़के, ये कारण हो सकते हैं। तो ये कोई बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन वो न्यूज क्यों फैलाई गई? विवाह संस्था को कमजोर करने के लिए, केवल इसलिए। तो ये सारी चीजें आपने, ठीक है, समस्या भी हम जानते हैं, समाधान पर भी आपने बताया। ये सब में आर्य समाज की क्या भूमिका देख? अवेयरनेस। सबसे ज्यादा आर्य समाज की भूमिका इसी चीज में है। अभी हमने एक छोटा सा हास्य का प्रोग्राम तैयार किया। हास्य का हमारा प्रोग्राम क्या था कि भाई अपने रिश्तों को बचाइए, नहीं तो आपको किराए पे लोगों को लेना पड़ेगा। हमने प्रोग्राम दिया। मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ आपसे। हमने एक छोटी नाटिका बनाई कि व्यक्ति अपने बारात के लिए, वो बाराती वो बैंड बाजा बुक करने जाता है, तो बैंड बाजा बुक करने जाता है तो बैंड वाला कहता है जी ठीक है बैंड बाजा तो बुक हो गया,
और बराती कितने भेजने हैं? बोले बराती के भेजने का क्या मतलब है? बोले जी आपके यहाँ बराती तो होंगे नहीं, लड़का भी अकेला, लड़की भी अकेली अपने घर में, ना आपके यहाँ बहन है, ना आपके पास जीजा है, ना मामा है, ना चाची है, ना बुआ है, नाचेगा कौन, डांस कौन करेगा? एक हास्य का कार्यक्रम था। तो हाँ बात तो ठीक है यार, बात तो हमने सोचा ही नहीं कभी, डांस कौन करेगा? तो चलो ऐसा करो, 2 जीजा दे दो, साली दे दो, 2 फूफा दे दो, 4 बच्चे दे दो। ऐसे करके उन्होंने बराती की लिस्ट बनाई, 5,000 रुपए का जीजा आएगा, 4,000 रुपए की साली आएगी। एक हास्य व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर होना पड़े भाई हम कर क्या रहे हैं ना। तो उस नाटिका को देखने के बाद मेरे पास एक परिवार आया। परिवार ने कहा जी हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की एक एक संतान थी। हमने उस दिन अक्सर जो नाटिका देखी और घर में जाके इसकी चर्चा की कि बात तो ठीक है यार, हमारे यहाँ पे दोनों बेटे हैं, ना इनकी बहन होगी, ना राखी बन पाएगी घर में, ना हमारे दोनों के जाने के बाद माता पिता चले जाएंगे, निश्चित रूप से जाना है, तो वो बेटा अकेला रह गया, उसका अपना ब्लड रिलेशन में था ही कोई नहीं। हम्म। तो दोनों परिवारों ने, यानी कि उनके दोनों बेटे वहां पे यजमान बने थे, उन दोनों ने ही फैसला किया कि हमारे परिवार में एक एक संतान और होनी चाहिए। समस्या आई, अवेयरनेस आई, उधर समाधान हुआ। समाधान हुआ। तो ये एक के घर का समाधान नहीं है। मैं कम से कम अपने ही परिचय में 20 परिवार तो मैंने आपसे अभी बताया, मैं जानता हूं जिनके यहाँ पर ये समाधान हुए हैं, और हर कोई बताना में भी फेवरेबल नहीं होता कि ऐसे ऐसे हमने निर्णय किया है, ये सामान्य निर्णय नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि पहला काम अवेयरनेस है, समस्या को बता देना, उसकी गहराई को समझा देना, उसके समाधान को बता देना, फिर व्यक्ति के ऊपर है माने ना माने। समाधान को लेकिन हम व्यापक स्तर पर कैसे लागू करेंगे? अवेयरनेस, जितनी ज्यादा समाधान बढ़ेगा। आप सोचते हैं कॉमेडी शो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर से करोड़ों लोग रोज देखते हैं। अब मेरी और आपकी आवाज को सुनने वाले 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, 2, 4, 10,000, 20,000, 30,000 लोग होंगे। ये पॉडकास्ट कितनी दूर तक जा पाता है, बातें कितनी दूर तक जा पाती हैं, यही इसका समाधान है। जो व्यक्ति समझता है कि हिंदू समाज के साथ ये समस्या आ रही है, उसको इसके समाधान के लिए आगे आना चाहिए, अवेयरनेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इसको सोसाइटीज का विषय वस्तु बना दें, चर्चा का विषय वस्तु बना दें, धार्मिक चर्चाओं की विषय वस्तु बना दें, अपने आप ये बात हजारों लाखों तक जाएगी, बढ़ रही है। आस्ता आस्ता कहीं कहीं वीडियो में देखता हूँ, वीडियो आते हैं कि अगर 1 संतान होगी तो उससे इतने रिश्ते खत्म हो जाएंगे, 2 संतान होगी तो उससे इतने रिश्ते बचेंगे, 3 होंगी तो इतने बचेंगे, 4 होगी जाएंगे तो इतने रिश्ते। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है प्लेटफॉर्म पर, और उसको देखने वालों की संख्या भी है। तो डिक्लाइन होने में भी समय लगा है, वापसी अपवर्ड होने में भी समय लगेगा। और आज मैं एक बात को और बता दूं भैया जी, रिश्ते बचाना केवल किसी परिवार के लिए जरूरी नहीं है, इस देश के लिए जरूरी है। आज 4 देशों को उदाहरण ले लीजिए। चाइना इस समय युवा व्यक्तियों की कमजोरी से जूझ रहा है तेजी से। उसमें सबसे बड़ी पीड़ा अगर किसी में तो जापान पे है। जापान इस समय बुरी तरह से ग्रस्त है, और उसकी है कोलैप्स हो चुका है। वहां संतान पैदा करने वाला सिलसिला अब बिल्कुल समाप्त ही है, और संतान नहीं है तो देश नहीं है, देश का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तीसरा देश रशिया। रशिया का राष्ट्रपति बार बार चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के अपने बड़े बड़े भाषणों में, जो आज मैं बोल रहा हूँ वो राष्ट्रपति बोल रहे हैं अपने भाषणों में बार बार की संतानें बढ़ाइए, संतानें बढ़ाइए, नहीं तो रशिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इटली, इटली की जाकर के देखिए, वो साधन दे रहे हैं लोगों के लिए, भैया तुम कुछ करो, तुम इसको पढ़ाओ, इनको पैसा देंगे हम, घर देंगे हम। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं संतान की कीमत। एक समय जब चाइना दुनिया की महापावर बना था, तो बनने के पीछे उसकी जनसंख्या भी बड़ा कारण थी। जनसंख्या, मैन पावर उसकी बड़ा कारण थी, युवा मैन पावर। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज देश के लिए जरूरी है अच्छी संतान देश को देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसकी जिम्मेदारी का एहसास हर व्यक्ति को जिम्मेदारी से करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ आजकल कहीं ना कहीं हम भी उस चीज़ से बच नहीं पा रहे हैं, वो है स्क्रोलिंग एडिक्शन। व्यक्ति बैठा होता है, बैठे बैठे ये रील स्क्रॉल कर दी, ये चीज़ स्क्रॉल कर दी। और साइंटिफिक स्टडी भी ऐसा कहता है कि भाई आप जब रील स्क्रॉल करते हो तो आपको एक आनंद मिलता है, दिमाग जो है डोपामाइन रिलीज करता है, आपको खुशी देता है। तो खुशी के कारण आप उस चीज़ को बार बार देखना चाहते हो। मैं कई बच्चे को देखते हैं, आप तो ज़्यादा ही देखे होंगे कि पढ़ाई के टाइम पर मोबाइल लेकर रील्स पर रील्स जा रही है, डिसाइड करते हैं कि 10 मिनट में रख दूंगा, लेकिन 10 मिनट के स्थान पर 1 घंटा 2 घंटा कहाँ चला जाता पता ही नहीं चल रहा। इस स्क्रोलिंग एडिक्शन को कैसे छुड़ाएंगे? किसी भी समस्या को पता लगने के बाद में अवेयरनेस ही सबसे बड़ा कारण होती है।
स्क्रोलिंग आज के युवा की नहीं, बड़े से बड़े बुजुर्ग की, हर व्यक्ति की समस्या बन चुकी है। स्क्रोलिंग बुजुर्गों एक में तो नई ज्यादा है। हाँ, पता नहीं, कभी कभी वो कहते हैं नहीं हमारी समस्या का समाधान भी यही है, क्योंकि उनके पास कब बात करने वाला कोई है नहीं, बेटा अपना है नहीं, पोता अपना है नहीं, नाती अपना है नहीं, बात कौन करे। तो उनके लिए समाधान हो सकता है 1 मिनट के लिए, हम उस तरफ नहीं जाते अभी, लेकिन एडिक्शन जो है वो उसके लिए जो अभी करना चाह रहा है कुछ, और स्क्रोलिंग ने उसको ग्रैब कर लिया पूरी तौर से। मैं ये कहूँगा, स्क्रोलिंग की जो साइंटिफिक स्टडी से जो चीज़ें निकल कर के सामने आई, जब लगातार व्यक्ति 10-10, 20-20, 30-30 सेकंड की वीडियोस को देख देख करके आगे बढ़ता है, तो उसकी एकाग्र करने की शक्ति खत्म हो जाती है, एकाग्र होने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो किसी भी एक विषय पर बहुत ज़्यादा देर तक सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। ये स्क्रोलिंग का इस समय सबसे बड़ा नुकसान है, खासकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए, जो अभी एक राह पर आगे बढ़े, उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक है। इनफैक्ट इसलिए मैं पहले तो ये चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत को समझना कि हाँ, स्क्रोलिंग एक नशा है। हमने अभी जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया तो उसके अंदर इसको एक मुख्य उसमें बड़ा कई जगह इसको लगाया कि आप स्क्रॉल नहीं कर रहे, मोबाइल आपको स्क्रॉल कर रहा है, आपको पलटी दिलवा रहा है, आपके दिमाग को हजारों जगह ले लेकर के जा रहा है थोड़ी देर में के अंदर। इसलिए हम सबको इसकी समस्या को समझना पड़ेगा, और बात वहीं आ जाती है, बच्चों से शुरू करना। आज हम मोबाइल को नहीं रोक सकते हैं, आज हम मोबाइल की रील्स को नहीं रोक सकते हैं, और आज हम मोबाइल के शॉर्ट्स को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर ये अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, और उस अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा पहले, कि मैं स्वयं उस एडिक्शन से बचूं, तभी मैं किसी को कह सकने की स्थिति में आ पाऊंगा। ये एक सच्चाई है कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति उसका एडिक्शन का शिकार बना हो हुआ चुका है। है। इसलिए उससे बचना ही एक समाधान है। इसके लिए कोई क्लियर कट दवाई या क्लियर कट कोई कानून सीधे तौर पे काम नहीं करेगा। इसके लिए समाधान तो है अवेयरनेस, और बार-बार लगातार निरंतर इस बात के लिए अपने बच्चों के साथ निरंतर बातचीत करते रहना। उनका टाइम थोड़ा-सा फिक्स करवाना, क्या कि बेटा अब 10 मिनट से ज़्यादा हम बिल्कुल नहीं इसको देखें। और आस्ता-आस्ता करके बच्चे की अवेयरनेस समझ आता है, बच्चा अपनी ज़रूरत को समझता है, थोड़ी दिन बाद उसको समझ में आता है कि ये मेरे टाइम को किल कर रही है, मेरे एफर्ट्स को किल कर रही है, मेरे माइंड को किल कर रही है। और जब वो इस बात को समझेगा तो थोड़ा-सा बचेगा। लेकिन हमने कहना भी छोड़ दिया, क्योंकि हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद उसको स्क्रॉलिंग को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, इसलिए मेरी कहने की भी हिम्मत नहीं पड़ पाती। तो थोड़ा त्याग जो है माता-पिता को, बड़ों को करना पड़ेगा, परिणाम बच्चों से अपने आप आएगा, थोड़ा-थोड़ा आएगा। एक चीज जो मैंने नोटिस की कि आर्य समाज या महासम्मेलन में इस विषय पर आप बहुत मुखरता से बोल रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हमारे अन्य आर्य समाज के जो विद्वान हैं या जो आर्य समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो इस विषय के बारे में उतना गहन चिंतन कर रहा है जितना होना चाहिए? जैसे आपने तो चुनौतियों का चिंतन और परिवर्तन 2 अच्छी पुस्तकें भी लिख दी, लेकिन जब हम नॉर्मल डिस्कोर्स देखते हैं, सामान्य आर्य समाज के प्रवचन देखते हैं या चर्चाएं देखते हैं, तो वो वही पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। जो वर्तमान के जो परिवर्तन, जो चेंजेस हैं, वो उतने अवेयर नहीं है। तो उसको आप संगठन के दौर पर क्या करना सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि आस्ता-आस्ता नई चीज़ों पर हमारे जो विद्वान हैं, प्रवचनकर्ता आ रहे हैं। आज की समस्याओं पर थोड़ा-थोड़ा बोल रहे हैं, और हमारे आदरणीय योगेश भारद्वाज जी हैं, स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, आयुषी राणा जी हैं, आप स्वयं, मैं समझता हूँ हमारे मोहित गौड़ जी हैं। ऐसे नए साथी जो आ रहे हैं, वो इन चीज़ों की गंभीरता को समझ रहे हैं कि हमें किन मुद्दों को दुनिया के सामने लेकर के जाना है। और जो हमारे प्रौढ़ विद्वान हैं, जिम्मेदार विद्वान हैं, वो भी अपने भाषणों में कहीं न कहीं इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा टच अप करते हैं। जी। और आने वाले समय में सब अपनी-अपनी महत्वपूर्ण विषयों को रखने के साथ-साथ इन बातों को भी चर्चा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात के। कर भी रहे हैं, उनका वॉल्यूम थोड़ा-सा और ज़्यादा बढ़ेगा अगर संगठनात्मक तौर पर इस चीज़ के लिए और भी प्रेरित करें। मैं अनुज जी शास्त्री हैं हमारे, अच्छे युवा विद्वान हैं। ऐसे और बहुत सारे युवा हैं, और ख़ासकर पॉडकास्ट में जो युवा इस समय सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो लोग इन चीज़ों की समस्याओं को दुनिया तक पहुँचाने में अपनी भूमिका रख रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म होता है आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि आर्य समाज के सिद्धांत में कुछ शरण हुआ है। जैसे आपने जो उदाहरण दिया कि शादी में शराब नहीं होगी, मैं
इस बात को बहुत गर्व और कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ना जीवन में कभी शराब पी, ना कभी नॉनवेज खाया, ना कभी सिगरेट छुआ, ना कभी ड्रग्स लिए। ये बात का मुझे बहुत गर्व है। बहुत कम लोग होंगे जिनको ये चीज़ें, ऐसी चारों के चारों चीज़ों बचे से रहा वो होगा, दूर रहे हो। बचा रहा जी। होगा। हाँ। तो सैद्धांतिक शरण तो लगभग कोई नहीं मानता है कि आर्य समाज के लोगों में सैद्धांतिक शरण है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशनल शरण की बहुत चर्चा होती है कि संगठन का ढांचा बहुत वीक हो चुका है और संगठन, मतलब उसमें जान नहीं रही। जब हम आर्य समाज में जान नहीं रही बोलते तो सिद्धांत की बात कम करते हैं, संगठन की बात करते हैं। आपको लगता है आर्य समाज का संगठन 2050 के लिए तैयार है? देखिए, आर्य समाज एक विचार और सिद्धांत का नाम है। अगर विचार मौलिक है और उसकी समय को जरूरत है तो फिर ये कभी मरेगा नहीं। और अगर विचार मौलिक नहीं है और समय को उसकी जरूरत नहीं, फिर उसको जिंदा रहने का लाभ क्या। इसलिए मैं आर्य समाज के बारे में ये कहता हूं कि आर्य समाज का मूल विचार कभी भी कमजोर होने वाला नहीं। उसके फैलाने वालों में कमजोरी आ सकती है, उसके फैलाने के तरीकों में न्यूनता आ सकती है, लेकिन मूल रूप से तो वो कभी कमजोर होगा नहीं। बात रही संगठन की, तो आर्य समाज के संगठन का निर्माण 150 साल पहले हुआ। 150 साल में इतने बलिदान देखे, बहुत लोगों का, बहुत नेताओं का, बहुत विद्वानों का बलिदान हुआ, बहुत संस्थाएं बनी, इतनी संस्थाएं बनी कि हर रोज, हर तीसरे दिन एक संस्था खड़ी हो रही है। हर तीसरे दिन, आप कल्पना करके देखिए, जरा थोड़ा सा एहसास करके देखिए कि हर तीसरे दिन, यानी 3 दिन बीतने के बाद चौथे दिन एक नई आर्य समाज, नया स्कूल, नया गुरुकुल, नया अनाथालय, नया कन्या गुरुकुल, नया कोई ना कोई संस्थान लगातार खड़ा हो रहा है। अगर हर 4 दिन में एक संस्था की एक नई इकाई बन रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े बड़े राष्ट्र बिखर जाते हैं, राइट। बड़ी बड़ी सत्ताएं समाप्त हो जाती हैं, बड़े बड़े राष्ट्र विघटन के कगार पर पहुंच जाते हैं। रशिया के कितने टुकड़े हुए कितने साल पहले, केवल 30 साल 35 साल पहले, बड़ा मजबूत था, टुकड़े हो गए। फिर भी स्टिल आर्य समाज आज एक है, लोकतांत्रिक रूप में जीने वाला संगठन, जिसके हर स्तर पर लोकतंत्र हो, नीचे की इकाई से लेकर के मध्य की इकाई, प्रांतीय आर्य सभा से लेकर के और सार्वदेशिक आर्य सभा तक, जहां हर लेवल पर लोकतंत्र हो। तो उसके नियमों में जब बने थे उसमें और आज में हो सकता है कि कुछ आमूलचूल परिवर्तनों की आवश्यकता लगे, समय के साथ होगा। कुछ परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। परिवर्तन का मतलब मैं कहूँ और ज्यादा मैच्योरिटी आएगी आर्य समाज के संगठन में। आने वाली पीढ़ी सजग है, आने वाली पीढ़ी आर्य समाज को आगे ले जाने की पूरी तरह से चेष्टा करती है, चिंताओं को साझा कर रही है। और 150 सालों में जो कमियां न्यूनताएं हम सब ने देखी हैं, उन कमियों को, न्यूनताओं को अगली पीढ़ी शायद आगे कैरी ना करे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए आर्य समाज का संगठन 2050 के लिए नहीं, मैं कहूँगा सन 2100 के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो वर्तमान की न्यूनताएं हैं उनको हमें और शीघ्र इस पर काबू करने का प्रयत्न करना चाहिए। और मेरी तो आंतरिक जो आत्मा ये कहती है कि बहुत शीघ्र ये ठीक होगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जब हुआ, ये कितना बड़ा एक, आप इसको पॉजिटिव लेंगे कि आज 150 साल के बाद में सारी दुनिया का आर्य समाज वहां पर एकत्र था। नहीं तो अमेरिका में रहने वाले आर्य समाज के लोगों की हमारे से क्या जरूरत पूरी हो रही है। फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और थाईलैंड, नेपाल में रहने वाले लोगों को यहाँ पर से हमने क्या दिया? उनको कुछ भी तो नहीं दे पाए, हम उनकी कितनी सेवा कर पाए। लेकिन मन में आर्य समाज की भावना बलवती है, इसीलिए अमेरिका से 90 से ज्यादा लोग लाखों रुपए का खर्च करके यहाँ तक पहुंचे। इसलिए भारत की गली गली से निकल करके लाखों लोग यहाँ तक पहुंचे। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है किसी की भी, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी भी नहीं होगी यहाँ से। तो फिर वो किसी इच्छा से आए, किसी गुरु को शक्ल दिखाने के लिए नहीं आए, गुरु से माला लेने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए, गुरु से नामदान लेने के लिए नहीं आए, गुरु को आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं आए। एक आर्य समाज की भावना से प्रेरित होकर के आर्य समाज के कार्यों को बढ़ाने की इच्छा मात्र से आए, समय भी दिया, धन भी दिया, कष्ट भी झेले। अगर ये 150 साल बाद 5.5 लाख लोग, 6 लाख लोग अगर एक विचारधारा के मिलकर के एक साथ आगे का चिंतन कर सकते हैं, तो वो संगठन कम से कम फेलियर होने के कगार पर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो इसको एक मजबूत आधार पर देखता हूं। क्यों?
एक वॉल्यूम भी अपने आप में एक मापदंड हुआ करता है। 1975 में आर्य समाज का शताब्दी समारोह हुआ, रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ था। 10 एकड़ स्थान है वो, रहने के लिए कहीं और व्यवस्थाएं भी बनाई गई थी स्कूलों में और जगहों पर। अब जो 150वां साल का कार्यक्रम हुआ, आप सब इसमें शामिल थे। 65 एकड़ मैदान में हुआ, पैर रखने की जगह नहीं थी कहीं पर, यहाँ से लेकर के वहां तक पूरी तरह से हर जगह पर पैक था पूरी तरह से। अगर और बसों की पार्किंग के लिए जगह अलग लेनी पड़ी और स्थान अलग खरीदने पड़े, और होटल्स में और आवास के लिए इतनी सारी धर्मशालाओं को बुक जो करना पड़ा, जब मैं उनको मिला लूँ तो 85-90 एकड़ में हमारा पूरा तरह से, अगर मैं कहूँ तो 90 एकड़ में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो वो विचारधारा कमजोर तो नहीं है आज के समय में। हाँ, संगठन के लिए और ज्यादा हमें उपाय करने पड़ेंगे ताकि वो और ज्यादा मजबूत होकर के अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से पूर्ण कर सके। हम ये चर्चा को क्लोजिंग की ओर ले जाते हैं। क्लोजिंग में मैं आपसे यही पूछूंगा, अगले 10 साल में आप आर्य समाज को कहाँ देखते हैं? अगले 10 साल में मैं आर्य समाज को एक मजबूत विचारधारा के रूप में स्थापित होते हुए देखता हूं, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यूथ का आर्य समाज के साथ तेजी से जुड़ना है। मैं इसको बहुत पॉजिटिव मान रहा हूं। आर्य समाज के परिवारों के बच्चे, डीएवी स्कूल और आर्य समाज के अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, आर्य समाज के युवा इकाई आर्य विदल में आने वाले युवा साथी हमारे, वो सब आर्य समाज की विचारधारा को गंभीरता से समझने का एक अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। और आर्य समाज जब भी मजबूत हुआ है, वो अपनी युवा शक्ति से मजबूत हुआ है। आर्य समाज से जब भी महत्वपूर्ण लोग जुड़े हैं, जब भी जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं, वो अपनी युवावस्था में जुड़े हैं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी युवा थे, जुड़े। पंडित लेखराम युवा थे, जुड़े। रामचंद्र देलवी युवा थे, जुड़े। लाला लाजपत राय थे, युवा थे, जुड़े। भगत सिंह युवा थे, जुड़े। महात्मा हंसराज युवा थे, जुड़े, सारा जीवन दे दिया। अगर आप पूरी श्रृंखला आर्य समाज की ले लें, स्वामी श्रद्धानंद पूर्ण रूप से युवा थे। जब स्वामी दयानंद के उन्होंने दर्शन किए, जुड़े। फिर आगे गुरुकुल कांगड़ी से निकलने वाले युवा थे, जुड़े। भाई परमानंद, मतलब मैं श्रृंखला लेते चला जाऊं तो युवाओं ने ही आर्य समाज को मजबूत किया है। और अब जितने युवा आर्य समाज में प्रवेश कर रहे हैं तेजी से, मैं ये मानता हूं कि वो ही आर्य समाज को और मजबूत बनाने की तरफ एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। इसलिए मैं एक बहुत ही पॉजिटिव रूप में देखता हूं आर्य समाज आने वाले 10 सालों में एक अलग ही शक्ति, विचार शक्ति, ध्यान दीजिएगा, शक्ति का मतलब सैन्य शक्ति नहीं है जी। शक्ति का मतलब है जिसके विचार को दुनिया एक्सेप्ट करे। तो वो आर्य समाज के विचार हैं जिसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी, बशर्ते वो उन तक पहुंच जाएं। तो आज के समय में आर्य समाज का यूज सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी सामान्य चर्चाओं के माध्यम से, जब वो 4 चीजों को, मैं आपका अपना उदाहरण लेता हूं। आपने जब अलग अलग विचारधाराओं का अध्ययन किया, उन अध्ययन करने के बाद में आपका एक टिकाव हुआ कि नहीं, वैदिक विचारधारा और सत्यार्थ प्रकाश में जो चीजें लिखी हैं ये ही अंतिम है, यानी इनके बाद में इनके ऊपर डिस्कशन करने की और आवश्यकता नहीं रह जाती, और आप उसको फॉलो आप आज कर रहे हैं, और आप हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने फाइनली उसको अचीव कर लिया, जो आपको लगा कि अब फाइनली सत्य ये है। मैंने अपने जीवन में लगभग आज 53 वर्ष मेरी उम्र है, सैकड़ों युवाओं को आर्य समाज में दीक्षित होते हुए देखा है। एक बार आर्य समाज से जुड़ने के पश्चात आर्य समाज के अंदरूनी कुछ समस्याओं को देख करके दुखी होते तो देखा, लेकिन आर्य समाज की विचारधारा गलत है और मैं गलती से यहाँ पर आ गया, मैं कहीं और जा रहा हूँ, ऐसा मैंने अभी तक एक भी युवा को नहीं देखा। तो ये जो ताकत, ये जो शक्ति है ना, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। यानी अंतिम सत्य के रूप में जब युवा इसको स्वीकार कर लेता है, यानी कि केवल युवा तक ले जाने की देर है। जब युवा इसको समझ लेता है तो उसको मानता है कि नहीं यार, है तो यही सत्य है। और फिर सत्य को स्वीकार करने के बाद जब वो उसको प्रभावित रूप में, मोहित गौड़ का आप जानते हैं उदाहरण है, कितना युवा है, मेरे ख्याल से 22-23 साल होगी, 24 साल होगी उसके, 22, केवल 22 साल की आयु में एक IITian, उसको जब आर्य समाज की जानकारी मिल गई, वैदिक धर्म की जानकारी मिल गई, फिर उसने पलट करके नहीं देखा। फिर उसको और कोई पाथ अच्छा दिखा ही नहीं, क्योंकि आर्य समाज का अपना पाथ नहीं है, वेद का पाथ है। वेद का पाथ नहीं है कोई, अपना ईश्वर का पाथ है, यानी ईश्वर का दिया हुआ मार्ग है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जो आप पूछ रहे हैं, कि आने वाला समय पूरी तरह से तर्क का है, आने वाला समय पूरी तरह से लॉजिक का है। युवा अगर किसी चीज से संतुष्ट होता तो लॉजिक और तर्क से संतुष्ट होता, वो आर्य समाज के पास है, वो आर्य समाज के सिद्धांतों में निहित है। मुझे आशा है श्रोताओं को ये चर्चा काफी पसंद आई होगी। लगभग हमने 1 घंटे की चर्चा करी और हमने बहुत सारे सांप्रत विषयों को उठाया, और हमने वर्तमान से शुरू किया था, थोड़ी भूतकाल की झांकी देखी, लेकिन मूल फोकस हमारा वर्तमान और भविष्य रहा।
और मुझे विश्वास है विनय जी ने जो चिंतन हमें दिया है वो चिंतन आप लोगों को भी काफी प्रभावित करेगा, क्योंकि विनय जी जो बार बार कह रहे हैं ना कि ये एक षड्यंत्र है, ये मुझे भी कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं लग रहा है कि भाई ऑर्गेनिक तरीके से किया गया हो, नेचुरली किया गया हो, ऐसी बातें नहीं लिख रही। एक तरफ आप विवाह समाप्त करना चाहते हैं, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, और दूसरी तरफ विवाह से पूर्व या विवाह के बाहर संबंध बनाने को एंकरेज करते हो। तो ये किसी षड्यंत्र का तो जी हाँ हिस्सा है। आज आज की इस चर्चा से जो भी सज्जन सुन रहे हो ना, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, बस आज इस चर्चा से अपने माइंड को इस तरफ डेवलप आप कर लें कि ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है, करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, हम उसमें भाव में बहे जा रहे हैं बिना सोचे कि कोई हमें धकेल रहा है। जी। बस तो ऐसी और चर्चाएं भविष्य में हम करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें लोगों तक पहुंचना भी अति आवश्यक है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं का भी धन्यवाद। नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। काफ़ी अच्छी चर्चा रही और मुझे विश्वास है श्रोताओं को भी ये चर्चा पसंद आई होगी। विनय जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए और उन मुद्दों में खास करके जो बात निकल कर आई, षड्यंत्र की बात और हमारे परिवार बचाने की बात, रिश्ते बचाने की बात, मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर तो अवश्य किया होगा कि क्या ये सारी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर हो रही है या किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसी चर्चाएं भविष्य में और हम करते रहेंगे। श्रोताओं का भी धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।